Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel Willstube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज और इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर लिया था और अब हम स्टार्ट करेंगे वैदिक कल्चर, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 1500 BC से। अब ये जो वैदिक कल्चर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे वैदिक लिटरेचर और उसके बाद में हम देखेंगे वैदिक एज। तो हम सबसे पहले लिटरेचर्स क्यों देखेंगे, क्योंकि जो वैदिक लिटरेचर है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो वैदिक एज है, वैदिक कल्चर का जो टाइम पीरियड है उसको समझने के लिए हमको वैदिक लिटरेचर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल सोर्स भी है और ये एक रिलीजियस सोर्स भी है। हिंदू रिलीजन का जो मेन सोर्स है वो ये वैदिक लिटरेचर्स ही हैं और हिस्ट्री के बारे में भी बताती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज है जिससे हमको उस समय का सोशल सेटअप, उस समय की सोसाइटी, उस समय का वर्ण सिस्टम, उस समय का क्लास, कास्ट, सब कुछ पता चलता है। तो इसलिए ये जो वैदिक लिटरेचर है इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसका जो प्री है, मेंस है, यूपीएससी का हो या एमपीपीएससी का हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये जो वैदिक लिटरेचर है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, छोटे मोटे फैक्ट्स, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और वन मोर थिंग, यदि आप आज मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले जाके आप जो ये सीरीज़ है उसके पहले के लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में है तो आपको समझने में ईजी रहेगा कि किस तरीके से ये सीक्वेंस चलता आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर। तो हम देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर्स क्या होता है। वैदिक लिटरेचर्स वो टेक्स्ट होती है जो कि हमको हमारे रिलीजियस के बारे में बताती है। जो रिलीजन हमारा जो ये सप्त सिंधु वाला रीजन था वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ या स्टार्ट हुआ, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको ये वैदिक लिटरेचर्स ही देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदास। वेदास का मतलब क्या है। तो वेदा का मतलब होता है विच टू नो, किसी चीज़ को जानने को हम विद बोलते हैं। और वेदा का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज या सुपीरियर नॉलेज, मतलब कि इसमें जो भी कहा गया है वो सुप्रीम नॉलेज है, सुपीरियर नॉलेज है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है वेदास। अब ये जो वेदास है ये लार्जेस्ट बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट मानी जाती है वर्ल्ड में, ठीक है। 4 वेदास होते हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इतना कोई और रिलीजियस टेक्स्ट में वर्ल्ड के नहीं बताया गया, इसलिए इसको लार्जेस्ट बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। इसे संस्कृत में कंपोज किया गया है और ये एंशिएंट इंडिया के टाइम पे कंपोज किया गया है। अब यदि हम जो वैदिक लिटरेचर है उसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 1500 BC से और ये चलता रहा 500 AD तक, ठीक है। अब इसमें जो वैदिक जो टेक्स्ट है, जो वेदास है, उसका जो कंपोजिशन है वो 1500 BC से लेकर 600 BC के आसपास तक कंटिन्यूटी में चलता रहा, ठीक है। ये जो वेद्स हैं ये ऐसे कोई एक दिन में किसी ब्राह्मण ने लिखे और कंपोज नहीं हो गए। ये जो वेद्स हैं ये समय के साथ धीरे 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 ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स ने इनको कंपोज किया, ये कंपोज हुए और जनरेशन बाय जनरेशन सुन के पहुँचाए गए। उस समय कोई पेपर, पेज, पेन्स तो होते नहीं थे कि इन्होंने लिखा और दूसरी जनरेशन तक उसको पास कर दिया। उस समय ये जो नॉलेज था इसको एक दूसरे को सुना के पास किया गया। जैसे कि जनरेशन बाय जनरेशन किसी के दादाजी हैं तो वो आज ये सारी बातें बता रहे हैं अपने पोते को, फिर पोते ने अपनी फिर आगे वाली जनरेशन को ये बात बताई। तो इस तरीके से ये जो वैदिक टेक्स्ट है उस समय कंपोज की गई। अब यदि हम वैदिक लिटरेचर्स की बात करें और वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 2 तरीके की वैदिक टेक्स्ट होती है, एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति, ठीक है। सॉरी, अब श्रुति क्या होती है। श्रुति का मतलब टू हेयर समथिंग, किसी चीज़ को सुनना, ठीक है। जिस चीज़ को आप सुनते हैं उसको हम बोलते हैं श्रुति।
अब इसमें कौन सी टेक्स्ट आती है, इसमें आती है वेदास, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इसमें इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आती हैं। ठीक है। अब ये जो श्रुति जो टेक्स्ट होती हैं ये अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ होता है। ठीक है, इसमें जो बात की गई है वो अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ है, इसे इटर्नल माना गया है, इसको परम सत्य माना गया है, जो समय तब से स्टार्ट हुआ तब से है और फ्यूचर में भी ये हमेशा रहेगी। तो इसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो सकता। आप इसको सुनते हैं और सुन के दूसरी जनरेशन को पास कर दे रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब वहीं पे यदि हम स्मृति की बात करें तो स्मृति का मतलब क्या होता है, टू रिमेंबर। हम बोलते हैं ना स्मृति अच्छी है तो इसको याद अच्छा रहता है, टू बी रिमेंबर, जिसको याद रखा जा सके। कोई कहानी है, कोई स्टोरी है जिसे आपने याद रखा फिर उसको दूसरी जनरेशन को पहुंचाया तो हम उसको बोलेंगे स्मृति। ठीक है। ये सप्लीमेंट्री होती है, जो हमारी श्रुति टेक्स्ट है उसके लिए उसको ये सप्लीमेंट करती है। ये समय के साथ चेंज भी हो सकती है, इसमें किसी तरीके के छोटे मोटे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई आप बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ छोटा मोटा यदि मॉडिफिकेशन करना हो तो उस तरीके का मॉडिफिकेशन इस टेक्स्ट में हो सकता है। अब इसके क्या एग्जांपल्स हैं, कौन सी टेक्स्ट को हम स्मृति बोलते हैं? इसमें आती हैं वेदांगा, शतदर्शन, पुराण्स, एपिक्स, उपवेदा, तंत्र और उपंक्स। ये जो स्मृति लिटरेचर्स हैं ये काफ़ी बाद में कंपोज हुई। ये इनका कंपोजिशन अराउंड 500 BC से स्टार्ट हुआ। ठीक है। पहले स्मृति जो श्रुति टेक्स्ट है वो कंपाइल हुई, उसके बाद में स्मृति टेक्स्ट कंपाइल हुई। ठीक है। ऑल दो स्मृति और जो श्रुति टेक्स्ट इनके बीच में कोई बहुत डिस्टिंक्ट डिवीज़न नहीं है, बट कुछ टेक्स्ट ऐसी हैं जैसे जो श्रुति जो टेक्स्ट है वो इस तरीके की हैं कि जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इनको जेन्युइन माना जाता है। और उसके बाद में जो स्मृति आई ये थोड़ी सी कम जेन्युइन मानी जाती है। ऑल टुगेदर ये सीक्वेंस में आई हैं और एक दूसरे का सीक्वेंस बताती हैं। वो अभी हम तब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब सबसे पहले हम देखेंगे वेदास के बारे में। वेदास होते क्या हैं, कैसे ये ओरिजिनेट हुए, इसके बारे में देखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1500 BC से जो ये वैदिक लिटरेचर है इनका कंपोजिशन स्टार्ट हुआ। ठीक है। 1500 BC के आसपास ही ये जो आर्यंस थे वो जो रिवर ऑफ सेवन लैंड ऑफ सेवन रिवर वाला जो पार्ट कहलाता है, मतलब जो इंडस रिवर वाला जो रीजन कहलाता है, उसकी ट्रिब्यूटरी वाला जो रीजन कहलाता है, उस एरिया में ये लोग आके बसे और वहीं से ये जो वैदिक लिटरेचर्स हैं इनका कंपोजिशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले कौन सी बुक कंपोज हुई, सबसे पहले क्या कंपोज हुआ? तो सबसे पहले वेदास कंपोज हुए और वेदास में भी सबसे पहले जो वेदा कंपोज हुआ वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो कंपोजिशन का टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC के बीच का माना जाता है। मतलब कि ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक उसका कंपोजिशन चलता रहा। उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स ऐड होते रहे, कुछ नए नए मंत्र हाइम्स को ऐड करते रहे। ठीक है। अब यदि हम वेदास की बात करें तो इसको अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड माना जाता है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसको जो ये टेक्स्ट थी ये सबसे लॉन्गेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड में, और ये जो टेक्स्ट है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बोल कर पहुँचाई जाती थी और ये अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट मानी जाती है ऑफ द ह्यूमन माइंड। ठीक है। और ये माना जाता है कि ये डिवाइन रेवलेशन है, मतलब कि भगवान से रिलेटेड ये डिवाइन है ये बुक्स। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या दिया है और ऋग्वेद में क्या क्या पता चलता है और क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है ये ऋग्वेद, हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे भी और रिलीजियस सोर्स पे भी। ये आपको जो हिंदू रिलीजन है उसका जो बेसिस है, जो बेसिक है उसका, वो ये ऋग्वेद से ही आता है। ठीक है। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है इसको वर्ल्ड में, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड माना जाता है। इसका जो कंपोजिशन का टाइम पीरियड है वो अराउंड 1700 BC से 1100 BC, यही जो टाइम पीरियड है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता रहता है इस टाइम पीरियड में, कहीं कुछ दिया है कहीं कुछ दिया है। ऑल टुगेदर आप लिख सकते हैं 1600 BC से स्टार्ट हुआ तो
6000 BC के आसपास के बीच में 500-600 ईयर लगे इसको कंपोज करने में। ठीक है, अब इस टेक्स्ट में है क्या? इस टेक्स्ट को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स के नाम से भी। इसमें कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, अराउंड 1028 हाइम्स दिए गए हैं इस टेक्स्ट में। ठीक है, बहुत सारे जो प्रिस्ट होते हैं, बहुत सारे जो पुजारी होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के द्वारा ये हाइम्स दिए गए हैं। अब ये जो बुक है, ये जो टेक्स्ट है, ये ऋग्वेद, ये इसमें 10 बुक्स आती हैं। इनको हमने 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट और 10th जो मंडल है, इसको हमने सबसे आखिरी में ऐड किया है। इसमें 10 मंडल है, तो फर्स्ट और जो 10th है ये सबसे आखिरी में कंपोज हुआ। आपको बताया कि इसका जो कंपोजिशन का टाइम पीरियड है अराउंड 500 ईयर का है, और इस टाइम पीरियड में जो सबसे आखिरी में कंपोज हुए वो थे फर्स्ट और 10th मंडल। और जो सबसे ओल्डेस्ट इसके बुक है, जो चैप्टर्स हैं, वो है 2nd से लेकर 7th मंडल। ठीक है, ये सबसे पहले कंपोज किए गए थे। इनको गोत्र या वामशा मंडल के नाम से भी जाना जाता है, या कुल ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके ओल्डेस्ट मंडल्स कौन से हैं, 2nd से लेकर 7th तक, और आखिरी में कौन से ऐड किए गए, फर्स्ट और 10th मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे, और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि ये जो चीज़ है बाद में ऐड करी गई थी। अब जो 8th और 9th 2 मंडल और बचे हमारे, तो ये जो 8th और 9th मंडल है ये मिक्स्ड एज के हैं, ना तो ये बहुत बाद में ऐड किए गए, ना तो ये ओल्डेस्ट है। इसके बीच में जो 2nd से 7th पहले आए और फर्स्ट और 10th बाद में आए, तो इनके बीच में ये 8th और 9th मंडल कंपोज किया गया। अब ये जो बुक है, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें कब पढ़ा जाता था, तो टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, जब सेक्रीफाइस किया जाता था उस समय इन बुक्स से में जो हाइम्स दिए गए हैं वो पढ़े जाते थे, या इन बुक्स में जो मंत्र दिए गए हैं उनके उच्चारण किया जाता था। इस बुक में अराउंड 1028 हाइम्स दिए हुए हैं, 10580 वर्सेस दिए हुए हैं, और 10 मंडल्स हैं, मतलब कि ये 10 बुक्स हैं ये ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, अब इसको पढ़ने वाला जो ब्राह्मण जो कि इसको रिसीट कर सकते थे, रिसीटेड बाय होत्री ब्राह्मण। ठीक है, कौन पढ़ सकते हैं ऋग्वेद को, तो होत्री ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये जो हमारा 3rd मंडल है, हमने पढ़ा कि इसमें 10 बुक्स थी, तो इसमें जो 3rd बुक थी, 3rd मंडल जिसको बोलते हैं, इसमें हमारा जो फेमस गायत्री मंत्र है वो मेंशन्ड है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र कहाँ से आता है, तो 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा से आता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यूपीएससी में तो ये जो एनालिटिकल मतलब कि 2-3 जो पॉइंट्स दिए होते हैं उसमें से एक पॉइंट हो सकता है कि 3rd मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। बट जो जैसे कि यूपीपीसीएस हो गई या एमपीपीएससी हो गई, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गई, तो ये जो एग्जाम्स है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा 7th मंडल है उसके अंदर बैटल ऑफ 10 किंग दी गई है। ये बहुत फेमस बैटल मानी जाती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। ये जो बैटल थी इसमें 10 किंग्स ने पार्टिसिपेट करा था। सुदास एक किंग थे, भरत किंग थे ये, उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये किसके बीच में फाइट हुई थी, सुदास के बीच में और 10 किंग्स के ग्रुप के बीच में। और ये फाइट कहाँ हुई थी, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी या परुशनी हुई थी। जो एंशिएंट नेम है रिवर रावी का वो परुशनी था, और परुशनी रिवर के बैंक पे ये बैटल हुई थी जिसमें सुदास जो थे वो विक्टोरियस हुए थे। मतलब कि सुदास जो थे वो ये बैटल जीत गए थे। और ये बैटल किसके बीच में हुई थी, 10 किंग्स के ग्रुप के बीच में, और सुदास जो कि एक भरत किंग थे उनके बीच में। ये इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकता है एमपीपीएससी के 3 मार्कर्स में, तो डायरेक्ट आता है द बैटल ऑफ 10 किंग। तो आपको ये पूरी स्टोरी बतानी है कि किसके बीच में हुई थी, क्या हुई थी, और इसमें कौन विक्टोरियस हुआ था। अब हमारा जो नेक्स्ट मंडल है वो है 10th मंडल। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंडल। इससे ही जो हमारा वर्ण सिस्टम है, जो ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह जिसका इमरजेंस माना जाता है वो इसी मंडल से हमको मिलता है। इसे पुरुसूक्त के नाम से जाना जाता है, पुरुसूक्त
फेमस पुरु सूक्त, जिसमें 4 वर्ण दिए हुए हैं, 4 वर्ण सिस्टम दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मंडल है ऋग्वेद का जिसमें वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन्ड है, या पुरु सूक्त में क्या मेंशन्ड है, या जो यूपीएससी में है उसके अंदर जो 3 पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट ये हो सकता है कि कौन सा ऐसा मतलब कि पुरु सूक्त के अंदर 4 वर्ण मेंशन है, तो फिर आपको उसमें से सही गलत बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो 9th मंडल है उसमें डिवोटेड टू सोम, ठीक है, सोम रस के बारे में दिया हुआ है 9th मंडल में, सोम के बारे में मेंशन किया गया है 9th मंडल में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ऋग्वेद से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम बोलते हैं बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। ठीक है, इसमें जो यज्ञ के दौरान इम्पॉर्टेंट प्रेयर्स बोली जानी चाहिए, भगवान को जो एट्रीब्यूट करते हैं हम, भगवान को जो सुनाते हैं, वो सारी प्रेयर्स इसी बुक के अंदर दी हुई है। ठीक है, रिचुअल्स ऑफ द यज्ञ इस बुक में दिया हुआ है। इसका कंपोजिशन का टाइम पीरियड है 1400 BC से लेकर 1000 BC। हर जगह ये टाइम थोड़ा वेरी होता रहता है, 100 to 100 ईयर्स आगे पीछे होता रहता है, बट इसका जो टाइम पीरियड दिया है कंपोजिशन का वो 1400 से 1000 BC दिया है। इसमें रिचुअल्स दिए गए हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट सेक्रीफाइसेस। अलग अलग जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं उससे रिलेटेड जो मंत्र उस समय पढ़े जाएंगे, जो रिचुअल्स होंगे, जो विधि विधान फॉलो होंगे, वो इस टेक्स्ट में दिए गए हैं। अब ये जो टेक्स्ट है इसमें जो मंत्र हैं, जो हाइम्स हैं, उसको कौन पढ़ता है? तो उसको अध्वर्यूज पढ़ते हैं, रिसीटेड बाय अध्वर्यूज। ठीक है, और ये जो यजुर्वेद है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सारी सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स दी हुई हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रिचुअल्स दिए गए हैं कि डिफरेंट पूजा में किस तरीके के रिचुअल्स बोले जाएंगे, क्या विधान होगा, किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी उस दौरान, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वेद है वो है सामवेद। इसमें समान का मतलब क्या होता है? मेलोडी, मतलब कि सॉन्ग, रिदमेटिक कंपाइलेशन माना जाता है ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, इसमें मिक्सचर है पोइट्री और वर्स का। अब ये जो टेक्स्ट है इसको हम बोलते हैं कि जो इंडियन म्यूज़िक की जो स्टार्टिंग हुई है वो सामवेद से ही हुई है। सामवेद में बेसिकली जो ऋग्वेद में जितने भी हाइम्स, जितने भी मंत्र दिए गए हैं उनको रिदमेटिक कंपाइलेशन दिया हुआ है, उसको गाने के फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें अराउंड 1549 वर्सेस हैं और मोस्ट ऑफ द जो इसके वर्सेस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके अंदर जो हाइम्स दिए हुए हैं उसको कौन रिसीट करता है? तो उसको पढ़ने वाला जो ब्राह्मण होता है वो होता है उद्गात्री। ठीक है, उद्गात्री जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो इसके अंदर दिए गए जो मंत्र हैं उनको पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि संहिता क्या होती है। संहिता, वेदास, ये दोनों अलग अलग होती है। संहिता में जो बेसिक मटेरियल और मंत्र है वेदास के वो दिए हुए हैं। ठीक है, हर वेदास के अलग अलग संहिताज हैं और उन संहिताज में उनके मंत्र दिए गए हैं। और ये संहिता का जो लिटरली जो मतलब होता है वो होता है कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स। ठीक है, तो संहिता और वेदास दोनों अलग अलग होती है। वेदास में काफ़ी सारी स्टोरी, काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड है, बट जो संहिता है इसमें जो हमारे वेदास हैं उनके हाइम्स स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। अब ये जो सामवेद है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर इंडियन म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक का जो ओरिजिन हुआ है वो सामवेद से ही माना जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वेदा है वो है अथर्ववेद। ये एंटायरली डिफरेंट है पहले के तीनों वेदास से। अब जो हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पढ़ा, इनको हम त्रिवेद भी बोलते हैं, त्रैवेद के नाम से भी जानते हैं। बट ये जो अथर्ववेद होता है इसको बहुत बाद में आके वेदा के रूप में कंसीडर किया गया।
ठीक है। अब इस टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो इसमें बेसिकली मैजिकल फॉर्मूले दिए गए हैं, तंत्र मंत्र के बारे में दिया गया है। इसके अलावा ये जो अथर्ववेद है इसमें उस समय के पॉपुलर बिलीव्स बताए गए हैं, सुपरस्टिशन जो उस समय का अंधविश्वास होता था, जो प्रचलन में था, जो चलता था, वो बताया गया है। जैसे कि आपको ये बीमारी है तो आप ये खा लो, या आपको ये बीमारी हुई है तो आप ये भगवान की पूजा कर लो, ये सेक्रीफाइस कर लो, या ये तावीज़ बांध लो। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो हमको अथर्ववेद में पता चलती है। ठीक है। इसके अंदर मैजिकल स्पेल्स दिए गए हैं और अर्ली ट्रेडिशन ऑफ हीलिंग, मैजिक वगैरह इस बुक में दी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत लंबे समय तक इसको वेदा कंसीडर नहीं किया गया था, बहुत बाद में इसको वेदा के रूप में कंसीडर किया गया। अब ये जो बुक है, जो अथर्ववेद है, इसको 2 ग्रुप ऑफ ऋषिज़ ने कंपोज किया है। एक का नाम है अथर्वंश और एक का नाम है अंगिरस। इसलिए जो इनका ओल्ड नेम था वो था अथर्व अंगिरस। ठीक है। यदि ये आ जाता है कि अथर्व अंगिरस कौन से वेद से एसोसिएटेड है और रिलेटेड है ऋषि, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। आपको याद रखनी होगी ये चीज़। ठीक है। तो ये था हमारा वेदा वाला पार्ट। अब वेद हमने पढ़ लिए कि जो 4 वेद थे, कौन इसको रिसीटेड करते थे, कौन से प्रीस्ट इसको पढ़ते थे, कौन से वेद में क्या दिया है, ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखेंगे ब्राह्मण टेक्स्ट। ठीक है। ब्राह्मण्स क्या है, ब्राह्मण्स का जो ओरिजिन है वो वेद से ही हुआ है। इसके अंदर जो डिफरेंट हाइम्स है, जो डिफरेंट मंत्र हैं, जो सारे वेदास में दिए हुए हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है, उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उनकी क्या एप्लीकेशन होगी, उसे कब कैसे यूज़ करना है ये बताया गया है। उसका जो ओरिजिन है, जो वो मंत्र है वो कैसे आया, उससे रिलेटेड स्टोरी, ये सारी चीज़ ये जो ब्राह्मण जो टेक्स्ट है इसके अंदर मेंशन्ड है। जो ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, जैसे हमने वेदा का अंदर वेदा का मतलब देखा कि सुप्रीम नॉलेज या सुपीरियर नॉलेज उसका मतलब होता है, वैसे ब्राह्मण में जो ब्रह्मा है उसका मतलब होता है सेक्रीफाइस। ठीक है। अब जो जितने भी वेदास हैं, सारे वेदास के कुछ ब्राह्मण हैं, अलग अलग ब्राह्मण उनसे अटैच है, जिसके अंदर उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उनसे रिलेटेड स्टोरीज दी हुई हैं, जो हमको वेद को समझने में ईजी कर देती है। हमको वेद समझ में आने लगते हैं उनके कारण कि इसमें बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। तो ऋग्वेद से रिलेटेड कौन से ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण और संख्यान ब्राह्मण। ठीक है। यदि हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद से रिलेटेड है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है, ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण माना जाता है। इसके अलावा यदि हिस्टोरिकल सोर्स के बेसिस पे देखें तो शतपथ ब्राह्मण एक ऐसा ब्राह्मण है जिससे हमको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। और यजुर्वेद से दूसरा कौन सा ब्राह्मण रिलेटेड है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण रिलेटेड है। अब यदि हम सामवेद की बात करें तो सामवेद से रिलेटेड ब्राह्मण है पंचविशा ब्राह्मण, शतविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है। इनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। पंच, शत और जैमिनी रिलेटेड है सामवेद से। यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ और तैत्तिरीय रिलेटेड है। ऋग्वेद की बात करिए तो ऐत्रेय और कौशिकी सांख्यान रिलेटेड है। और यदि अथर्ववेद की बात करते हैं तो गोपद ब्राह्मण इससे रिलेटेड है। कौन सा ब्राह्मण रिलेटेड है, गोपद ब्राह्मण। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ब्राह्मण से रिलेटेड। ये जो ब्राह्मण है, जो टेक्स्ट है, इसके अंदर बहुत सारा मिस्टिकल और फिलॉसफिकल मटेरियल भी जुड़ा हुआ है। इसमें काफ़ी सारी फिलॉसफिकल और मिस्टिकल बातें भी कही गई है, जो बाद में अर्नायक्स और उपनिषद्स का पार्ट बनेगी। अब हम देखेंगे कि अर्नायक्स और उपनिषद्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो वेद है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेज है, सुपीरियर नॉलेज है। उसके बाद में आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या दिया हुआ है, तो ब्राह्मण में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जितने भी हाइम्स हैं उनके एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ दी हुई है, बताया गया है कि इनका किस तरीके से यूज़ करना है, कब किस चीज़ का यूज़ होगा। उनसे रिलेटेड ब्राह्मण्स के नाम आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे अर्नायक्स क्या है। तो अर्नायक्स रिलेटेड है ऋग्वेद और ब्राह्मण से ही अर्नायक्स ओरिजिनेट हुए हैं।
अब ये जो अर्नायक्स है इसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अभी तक आपने क्या देखा ऋग्वेद और ब्राह्मण्स में कि रिचुअल्स होते हैं, रिट्स होते हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं, बट हम देखेंगे कि इसका जो मेन इम्फेसिस है वो फिलॉसफी और मिस्टिसिज्म पे है, ना कि रिट्स और रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस पे। ठीक है, ये होता है अर्नायक का मतलब। अब अर्नायक बेसिकली कौन पढ़ते थे या किसके लिए बनाए गए थे? ये जो अर्नायक्स है ये बेसिकली हर्मिट्स ने लिखे थे और उनके लिए लिखे थे जो स्टूडेंट्स जंगल में रहते हैं। अब हर्मिट्स कौन होते हैं? हर्मिट्स वो लोग होते हैं जो बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं, जंगलों में चले जाते हैं तपस्या करने और वहीं जाके रहते हैं, उनको हम हर्मिट्स बोलते हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए इनको लिखा गया था जो लोग जंगल में रहते हैं। अब ये जो अर्नायक्स है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्रीफाइस, रिचुअल्स वगैरह को ना देकर मेडिटेशन को दिया गया था। ठीक है, ये बुक जो है वो अपोजिट है सेक्रीफाइस के, मैनी ऑफ द अर्ली रिचुअल्स के। देयर स्ट्रेस ऑन मॉरल वैल्यू, ये मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिलॉसफिकली क्या सही होना चाहिए, किस तरीके की फ़िलॉसफी के बेसिस पे इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको अर्नायक से पता चलती है। तो ब्राह्मण जो टेक्स्ट थी या ऋग्वेद था, अभी तक हमने उससे क्या निकाला था? उससे हमने रिचुअल्स निकाले थे, हमने उससे मतलब कि कर्म वाली चीज़ों पे कि आप कैसे पूजा करो, किस तरीके से ये सारी चीज़ें को एक्ट्स आपके होना चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए आपको सारी रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़। बट अर्नायक्स क्या थे? इसमें ये दिया था कि आपकी क्या मॉरल वैल्यू होना चाहिए, आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, आपको कैसे दूसरों की हेल्प करना चाहिए। ये सब बातें हमको अर्नायक से पता चलती है। अर्नायक आर फोकस्ड ऑन मॉरल साइंस एंड फिलॉसफी, और ये डिटेल प्रोवाइड करवाती थी ऑफ द ऋषि हु लिव्ड इन जंगल। तो ये जो लोग जंगल्स में रहते थे उनसे रिलेटेड ये बुक थी, उनसे एसोसिएटेड थी ये बुक्स। अभी जो अर्नायक्स है इसमें जो अर्ण्य जो पार्ट है इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, इसलिए इसको फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहा जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फॉरेस्ट टेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा अर्नायक्स। ठीक है, ये जो अर्नायक है इसको ब्रिज माना जाता है बिटवीन ब्राह्मण एंड उपनिषद। अभी हम आगे उपनिषद पढ़ेंगे जो प्योरली फिलोसफिकल बुक है, और जो ब्राह्मण जो टेक्स्ट है इसमें हमको सेक्रीफाइस वगैरह के बारे में पता चलता है, क्या रिचुअल्स होना चाहिए, ये सब चीज़ें पता चलता है। तो उसके बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करती थी वो कौन सी टेक्स्ट कहलाती है? तो वो अर्नायक्स कहलाती है। ब्रिज बिटवीन वे ऑफ वर्क, मतलब कर्म मार्ग जो होता है वो, और जो नॉलेज जो होता है, ज्ञान मार्ग जो होता है, उसके बीच में ब्रिज क्या था? वो था अर्नायक्स। अब हम देखेंगे उपनिषद्स के बारे में। उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मानी जाती है, फिलोसफिकल टेक्स्ट मानी जाती है। उप का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नियर बाय, और सद का मतलब होता है सीट, मतलब कि जो गुरु है वो अपने स्टूडेंट्स को अपने पास में बिठा के जो नॉलेज देते हैं, जो फिलोसफिकल बातें बताते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं उपनिषद में। कंटेन द नॉलेज इम्पार्टेड बाय गुरु टू देयर डिसाइपल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है। इसके अलावा इसमें कुछ सीक्रेट नॉलेज भी दिया गया है जो गुरु अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को देते हैं, सिलेक्टेड डिसाइपल्स को देते हैं। ये जो बुक है इसका मेन जो फोकस एरिया है वो फिलोसफिकल नॉलेज और स्पिरिचुअल लर्निंग के ऊपर है, ना कि रिचुअल्स, राइट्स, हाइम्स, इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो फिलोसफिकल लर्निंग की जब बात आएगी तो कौन सी बुक सबसे इम्पॉर्टेंट है? वो है उपनिषद। यदि हम अब उपनिषद की बात करें तो हमारे पास 108 उपनिषद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कितने उपनिषद हैं, तो 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 जो हैं वो मुख्य उपनिषद कहलाते हैं, प्रोमिनेंट उपनिषद, प्रीडोमिनेंट उपनिषद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से जो इम्पॉर्टेंट उपनिषद है जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मुंडक उपनिषद। ये जो मुंडक उपनिषद है, ये जो बुक है उपनिषद, इससे हमको सत्यमेव जयते मिलता है। ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते, तो वो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये जो मुंडक उपनिषद है ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है अथर्ववेद का। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये फिलॉसफी ये अथर्ववेद से आई है, मुंडक उपनिषद, जिसमें दिया गया है सत्यमेव जयते के बारे में।
अब ये जो छांदोग्य उपनिषद है और बृहत्नायक उपनिषद है, ये दोनों ओल्डेस्ट उपनिषद माने जाते हैं। अराउंड 1000 BC के आसपास लिखे गए हैं और सबसे पुराने उपनिषद कहलाते हैं ये दोनों उपनिषद। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट है मुंडक उपनिषद, क्योंकि यहाँ से हमने सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो लिया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो उपनिषद हैं उसको हम वेदांता भी बोलते हैं। अब वेदांगा क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये आखिरी टेक्स्ट थी वेद से रिलेटेड, एंड ऑफ द वेदास बोलते हैं इसको। ये लास्ट फेज था वैदिक कल्चर का, ये लास्ट टेक्स्ट थी जो कि वेद से रिलेटेड थी। तो सबसे पहले हमने 4 वेद्स पढ़े, फिर 4 वेद से रिलेटेड 4 ब्राह्मण्स आए, जैसे शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। ये सारी जो टेक्स्ट थी इसके अंदर उनके जो हाइम्स थे उनको डिस्क्राइब किया गया था, उनका मतलब समझाया गया था, उनसे रिलेटेड स्टोरीज थी। फिर उसके बाद में हमने देखा अरणायक, जो कि फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थी, कमेंट्रीज थी उनसे रिलेटेड। और उसके बाद में हमने प्योरली जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थी वो थी उपनिषद, वो देखा। अब ये जो उपनिषद थी, यहाँ आते आते जो वैदिक टेक्स्ट थी मेनली जो वेदास कहलाते थे, वो उनका कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका था। उनसे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट आनी थी वो सारी टेक्स्ट आ चुकी थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं द एंड ऑफ द वेदा। वेदांता के नाम से भी जानी जाती है उपनिषद। ये सबसे आखिरी में आई, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदास। दे रिवेल द फाइनल एम ऑफ वेदास। अब हमको ये जो बुक है उपनिषद, इससे हमको ये पता चलता है कि वेदास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो वेदा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। ये बात हमको कैसे पता चलती है? जो उपनिषद का मोटो है उससे। वो क्या बोलता है? नॉलेज अवॉर्ड्स साल्वेशन, मतलब कि आपका जो ज्ञान है उससे आपको मोक्ष मिलेगा। ये बात हमको उपनिषद के मोटो के रूप में पता चलती है, और यही फाइनल एम था वेदास का, जो उपनिषद हमको बताता है। तो अब यहाँ तक हमारी जो श्रुति टेक्स्ट थी वो ख़त्म होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम स्मृति टेक्स्ट देखेंगे। स्मृति टेक्स्ट में वेदांगा, सूत्र आते हैं, फिर एपिक्स देखेंगे, पुराण्स देखेंगे, उपवेदास देखेंगे, और फिर शत दर्शन जो 6 फिलॉसफी है ऑर्थोडॉक्स स्कूल की वो देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वैदिक लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप जो लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।